कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, MSP की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, MSP तब देते हैं जब MSP की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी MSP के ऊपर बिक रही है, उन पर MSP देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, MSP पर जो खरीद हुई है उसकी भी, मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46,79,00,000 मीट्रिक टन, और 14 से 24 के बीच में 71,27,00,000 मीट्रिक टन खरीद की गई है। हम गंभीर है खरीद के लिए। माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूं, 2004 से 14 तक 23,02,00,000 मीट्रिक टन खरीदी गई थी, और 14 से 24 के बीच 32,29,00,000 मीट्रिक टन खरीदी गई। अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़, और 14-24 के बीच बढ़ के हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है। दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, किसानों को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 और 14 में 1,900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी MSP की फसलों को देखा जाए तो MSP की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, MSP बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो MSP तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर MSP की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब MSP A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर
इन्होंने लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज़्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। Supplementary number 2, Shri Jose K. Mani. So, as you know, the natural rubber is a strategic product, and the Rubber Act was enacted in 1947, shows the importance. So, for the last 10 years, the price of natural rubber has been never ever the rubber farmers have got a remunerative price. This is mainly because of the huge import of natural rubber from other countries. And presently, the import duty of natural rubber is 25%. So, if that natural rubber is been listed in the agriculture as an agricultural product, the bound duty can be increased to 113% for the agricultural product, average of more than 40%. That will curtail the import of natural rubber. Not only that, the task force of the rubber constitutive committee of the central government have recommended that this should be listed in the agriculture product and also should be under the MSP also. So my question to the, and in fact the jute and cotton, it was a commercial product, it has been converted into agriculture product also. So my question to the minister is whether you have any plan to list this natural rubber as an agriculture product. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि रबर उत्पादक किसानों की समस्या पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। Third supplementary, Shri Vaiko. Honorable Mr. Chairman, sir, in this country, the worst affected lot, farmers' lot, that is the fact. I come from a village, from a farmer's family. All the villages, urban areas, agriculturists are the worst affected. Before the election in 2014, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, thundered in every meeting, wherever he goes, that the farmers' income will be doubled within a year when we come to power. But nothing happened. And Mr. M.S. Swaminathan committee recommended that C2 plus 50. C2 is cost of production and plus 50% of the total income will be delivered to the farmers. But that not happened. And farmers from Tamil Nadu, 200 people were fasting for 6 months in the roads. Never, the Prime Minister has never stand up there. He has not given even appointment to the farmers for 6 months. Then Haryana and Punjab farmers. Your supplementary. They came here. Honorable member. No, agriculture is Your totally supplementary. neglected by Modi government. Your supplementary. So, I want to know whether Swaminathan's committee report will be Honorable Minister. implemented or not. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जब उधर के मित्र सत्ता में थे तब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिशें हम नहीं मान सकते, विशेषकर 50% लागत पर लाभ देकर। मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ सदन पर भी रखा। इन्हें हमेशा इनकार किया, लेकिन you will place it on the table of the house. This record. जी, मेरे पास पूरा during course of the day. ये माननीय सभापति महोदय, श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थॉमस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं माननीय सभापति महोदय।
इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी, और वो लगातार तय की जा रही है। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं माननीय सभापति महोदय, हम लगातार लाभकारी मूल्य देने का काम कर रहे हैं। अगर 3 सालों का ही विवरण आप देखना चाहें तो माननीय सभापति महोदय, अलग अलग जो हमारी फसलें हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, धान इनके समय में जो रेट खरीदे जाते थे उसकी बात मैं आज नहीं करना चाहता, लेकिन आज 2300 रुपया कुंटल खरीदने का काम कर रही है, तो हमारी सरकार कर रही है। इनके समय के रेट अगर मैं बताऊंगा माननीय सभापति महोदय, तो कहते हुए तकलीफ होती है, किसान को कभी भी इन्होंने लाभकारी दाम देने का प्रयत्न नहीं किया। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। पिछले दिनों सोयाबीन उत्पादक जो किसान थे, जब सोयाबीन के दाम गिर गए, तब सरकार ने तत्काल फैसला किया कि पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल जो आ रहा है 0% ड्यूटी पर आता था, उस पर 27.5% ड्यूटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया, ताकि सोयाबीन के ठीक रेट किसानों को मिल सके। माननीय सभापति महोदय, प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी, तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, 4 सप्लीमेंट्री। जी सर, शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब लेने की उम्मीद करता हूं कि क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया जाए, ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो सके। थैंक यू सर। मंत्री जी कह रहे हैं सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। श्री जयराम रमेश, 5th सप्लीमेंट्री। सर आज कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। जयराम जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले
एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने सुनो, नथिंग हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। रमेश जी, मैं मंत्री जी से पूछना माननीय चाहता हूं मंत्री जी। कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर, जो उस संवैधानिक मंत्री जी। पदाधिकारी ने एमएसपी को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, डॉक्टर परमार, जसवंत सिंह, सलाम सिंह। हो गए 5 हो गए। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable Chairman, sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. Parmar, Jaswant Singh, Salam Singh. Yes, sir. Thank you, Honorable Chairman, sir. I would like to ask our Honorable Minister, sir, that what measures have been taken by our government to ensure the easy availability of funds and sponsorship for the women entrepreneurs in the rural India. That's it. Honorable Minister. Thank you, sir. Sir, there are 2 ways that we empower rural women. One, as being part of the SHE group, each member can get anywhere from 25 to 30,000 rupees, and it is usually comprised of 10 people. On an average, as a group, they can get 2.5 lakhs worth of money, and this is given at an interest subversion of around 4%. So in essence, they get this interest rate for 7%. That's number 1. And if some of these people are quite successful, and if they want to get an additional money independent of the SHG group, they can also get a loan up to 5 lakhs. Out of that, first 1.5 lakh, they can get at 1.5% interest subversion. And for this entire money, the government will pay to the banks for credit guarantee so that the banks can lend this money to the SHG members, because these are usually coming from the bottom of the income strata.
and they do not have any security assets for the banks. So these are the two ways, sir. Overall, over the last 10 years, the government has given more than 9 lakh crores worth of loans compared to before 2024. It was only 22,900 crores, sir. So this is almost 50 times more over the last 10 years. Thank you. Second supplementary, Dr. Parmar Jaswant Singh Salam Singh. Thank you, sir. My question to Honorable Minister, sir, that's a bit longer and in two parts. How does the training provided to SHG group members for tickets booking platforms integrated with broader entrepreneurship developmental goals? And what measures are in place to track the long-term success of self-help group managed travel booking enterprises in states like Bihar and Gujarat? Thank you. Honorable Minister. Sir, the NRLM division has made a collaboration with Easy Trip Planners, sir. This was done recently as a pilot project, sir. And this is basically a skill building for ticket booking platform for both rail, air and bus. So obviously, since this is at the pilot stage, more details have to be done, sir. And in general, SHG group empowerment is a continuous process, sir. This is not something it happens in one day. It depends on which areas these programs need to be implemented or needed. And then we have almost 6 lakh community resource persons that are distributed across the country that will handhold them, nurture them, identify the problems. And in this process, out of these 6 lakh community resource persons, otherwise trainers, will be subdivided based on the necessary skill. If this is related to the booking of the flight tickets or these tickets, those people will be trained, sir. Certain subsection of these people will be trained, and then they will continue to nurture them in the long run, sir. Thank you. माननीय सदस्य अध्यक्ष जी. मंत्री जी, आपके ऊपर बहुत भारी एमपी का प्रोटेक्शन है, हमारी मित्र रेणुका चौधरी जी. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट प्रोविजन हैव यू मेड फॉर हैंडीकैप्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन योर फील्ड? Honorable Minister. Sir, in general, when we combine these SHG group members, this is all taken from the socio-economic caste consensus. And obviously, anytime SC, ST, disabled people and women are the primary beneficiaries of this entire program, sir. Yes, sir. Yes, Honorable Minister. So, the entire program, whatever we do, sir, it all depends on their specific needs. If there is a disabled person, we look at what are the things that they can do by themselves. Depending on that, in that area needs, we will devise programs. It's not something you can categorically say for all the but disabled people have this kind of program, sir. So it all depends on the local necessities and needs. Thank you. Fourth supplementary, Susri Susmita Dev. Thank you, sir. This question is pertaining to women entrepreneurs and green mobility. So our concern is on financial mobility apart from self-help groups. I realize this question is on rural entrepreneurs, but I feel that women-led MSMEs also form the backbone of an economy of every state. So in last 10 years, 57 lakh new MSMEs have given 1.3 crore jobs in the state of Bengal, and women have played a very important role in it. I would request the Honorable Minister that in the traditional banking institutions, sir,
Collateral is a problem for women. And apart from that, the credit history, lot of women don't have. So I appreciate the training part, sir. I appreciate the roles private companies are playing. But what steps will the government take to overcome these hurdles with traditional banking institutions? Thank you, sir. Honorable Minister. Sorry, sir. Honorable Chairman, sir, as I said earlier, the government pays credit guarantee money to the banks so that the banks can lend this amount of money. Sir, if you take an example, the government can give close to 2 lakhs worth of money, and because of the interest subversion and because of the credit guarantee, on an average they can save 20,000 rupees and 5 installments. So this is what we do when it comes to self-help groups. And MSME, see, since MSME is part of a different ministry, I cannot talk completely about those details, but as far as self-help groups are completely as concerned, we have given so much loan and we have created so many subsections of these programs. As I said, women enterprises earlier, 1.5 lakh loan with no guarantee, and it's based on an individual. And so far we disbursed 9 lakh crores, sir. Before 2023, if you look at it, the amount of capitalization support was only 1,500 crores, sir. Today they have a capitalization support with a revolving fund of almost 46,000 crores, sir. And I agree with you, prior to NDA government, the NPAs were at 9.5%, sir. Today the NPAs are only at 1.5% because of all the measures that the government has taken, sir. And in addition, if you look at it, we have created so many pilot programs. One of the pilot program is Drone Didi, sir. Through Drone Didi program, we're giving almost 15,000 drones for SHG members. And with one SHG woman operating with the drone, will be generating an additional income of 1.5 lakh within a year, sir. So these are the programs. Depending on the needs, we're continuously monitoring and adding additional programs, sir. Thank you. Fifth supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal. भारत में लगभग 80 लाख महिलाएं MSME का संचालन करती हैं, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अनुसार महिलाओं द्वारा संचालित MSME के भारत में क्रेडिट गैप तकरीबन $150 मिलियन से ऊपर है, जो मेरे हिसाब से गंभीर समस्या है। तो मेरा प्रश्न है सरकार से कि इस MSME के लिए जो विशाल क्रेडिट गैप है महिलाओं के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? Honorable Minister. Sir, again, this is the similar question that they are asking. As I said earlier, so far, with the government schemes and disbursement of 9 lakh crores, and lot of this credit guarantee fee is being given to the banks by the government of India so that the banks can lend this money, sir. Sir, if you look at this entire SHG, since they are asking about MSME and I am mainly concerned about SHG and rural development. Sir, when this program was started, this program was actually started by my Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu gar, sir, when it was a combined state. But the brand creation was created by Narendra Modi ji over the last 10 years for this program. When the initial program was initiated, it was even difficult to recruit the women from these rural areas, sir. And that phase was completed in the first 3 to 4 years of our 2014, since 2014, sir. Followed by the second biggest challenge was banks giving this loan to the rural women. And that is where the government stepped in and given this credit guarantee scheme. Second, both the RBI, our department and the ministers pushed all the banks to give these loans and encourage them. And that is why we have given more than
9 lakh crores loans, sir, all these years. So government is continuously doing in the respective sector however we can do. Thank you. Question number 123, Dr. M. Thambidurai. Sir, thank you very much, Chairman, sir. Question number 123, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, विवरण सभापटल पर रख दिया गया। First supplementary, Dr. M. Thambidurai. First supplementary, sir. First. The chemical fertilizers cause water pollution, acidification of the soil, mineral depletion of the soil, among others. They cause severe damage to both animals and human beings. Minister has given the reply. They are recommending balanced way of applying the chemical fertilizer as well as other non-organic fertilizer also. Sir, in that, I want to know from the Honourable Minister, because the rural people are illiterate, may not know aware all these things. Whether, because agriculture also is a state subject, there is any coordination between the central government and the state government, especially Tamil Nadu government, is cooperating with the central government to sensitize this program for the farmers to utilize and balance to utilize the fertilizer to avoid this kind of hazards in the field, sir. Just I want to know, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने बहुत ही एक आज ऐसा ज्वलंत प्रश्न पूछा है। वाकई में सभापति महोदय, चाहे ये सृष्टि हो, चाहे हमारी धरती हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, ये सब 5 तत्वों से यह बना है और मनुष्य भी 5 तत्वों से बना है। ये धरती, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहूँगा कि मुझे जुकाम हो गई है और मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। डॉक्टर साहब कहेंगे आपको सुबह और शाम ये 2 दफे 2 डोज लेनी है। क्या मैं 4 दफे या 6 दफे उस डोज को लूंगा तो मुझे फायदा करेगा या नुकसान? वो स्थिति, ये जो रासायनिक खाद है, सभापति महोदय, आपको तो ध्यान है 6ठे दशक में वो स्थिति भी आई थी जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देशवासियों 1 दिन का उपवास रखें। वो भी दिन था और तुम्हारे वैज्ञानिकों ने एक हरित क्रांति लाकर इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। परंतु सभापति महोदय, मेरा वही निवेदन है कि अति शर्त वर्जित है और जब अंधाधुंध यदि किसी, चाहे रासायनिक खाद हो, पेस्टिसाइड हो, चाहे कोई भी हो, जो प्रयोग करेंगे तो आपको पता धरती भी बीमार होगी और जब धरती बीमार हो जाएगी तो मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नहीं, प्राणी मात्र भी उससे प्रभावित होगा और वो स्थिति ये है। और आपको पता है सभापति महोदय, 1984 में जैविक खेती शुरुआत करने के लिए एक अभियान चला था, परंतु दुर्भाग्य था, बहुत बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, देश का अन्नदाता बड़ा महान है। मैं हमेशा कहता हूं सभापति महोदय, आपसे तो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, इस देश का अन्नदाता महान है, नहीं तो उसकी आयु सीमा है काम करने की और नहीं कोई समय सीमा है। तो इसलिए, परंतु बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने 2014 में 1 नहीं 2 नहीं 3 योजनाएं इस धरती को बचाने के लिए क्या आई। जो रासायनिक खाद से अभी माननीय सदस्य ने
चिंता प्रकट की है उसको ठीक कैसे हो, ये धरती माता, और उसके लिए उन्होंने 70,000 कृषि सखी को KYC के माध्यम से और तो और है, उर्वरकों के लिए 7 लाख ट्रेनिंग प्रदर्शन किए गए हैं देश भर में। इतना ही नहीं, 93,781 किसानों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और 7,425 किसान मेले लगाए गए। सभापति महोदय, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन प्रारंभ हुआ है और इसे जैविक कृषि के ऊपर भी और प्राकृतिक खेती के ऊपर भी इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। सभापति महोदय, मैं ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो सके करने के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि इस देश के अन्नदाता के लिए और इस धरती माता को भी बचाना है, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, Honorable Chairman, Tambidrai ji, second you are one of the very experienced members. Sir, When I got into Parliament, you handheld me. The Honorable Minister has spelled out of his heart what he feels, yeah. and he has in his own style conveyed the feelings of the farmer. Yes, sir. I am sure with your experience, you will appreciate it. Second supplementary, Dr. M. Tambidrai. Sir, Honorable Chairman, sir, you are a farmer, I am also a farmer. Another farmer has replied very well. I appreciated you. Just I want to know from the Honorable Chavan also, you are famous, succeeded in Madhya Pradesh by implementing so many agricultural programs. He is successful. I am appreciating that. So I want to know from through you, sir, the Prime Minister, in Tamil Nadu, there is a lot of demand, particularly the fertilizer in particular season cultivation time. Farmers are required. During our ADMK period, we are completely given properly the fertilizer to the farmers for the cultivation particular season. But present DMK government is failing not to give the fertilizer at the time. But they are blaming the central government. I want to know from central government, they are blaming the central government. They are not allocating properly the fertilizer which is required for the government. Is it a fact? Is it a fact what the DMK are criticizing, and they are not serious about the farmers? They are not serious about the farmers of Tamil Nadu. They are only criticizing about the central government. I want to know whether the central government is not been allocating properly as required by the government for the Tamil Nadu farmers. Has done, we have done everything properly during ADMK Palaniswamy minister. He was also a farmer. But now the present government is blaming central government. They are not giving allocating properly the fertilizer. Is it a fact? Is it the central government deficiency or the state government deficiency? I want to know, sir. Honorable Minister. मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी डिमांड उर्वरकों की वो कृषि मंत्रालय को भेजती है और हम फिर फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को उसके हिसाब से आग्रह करते हैं कि इतना फर्टिलाइजर आवंटित किए जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि खाद की पर्याप्त आ रहा है और हर एक राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समान है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, सारा भारत एक है। और इसलिए तमिलनाडु के किसानों का भी हमने पूरी गंभीरता और शिद्दत से ध्यान रखा है। और माननीय सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को मैं फिर आश्वस्त करना चाहूँगा, जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत होगी तमिलनाडु को उतना किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्रतिपक्ष नेताजी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि इधर भी देखो। आप ऐसा करो, मेरी तरफ ही देखो। नियम यही कहता है कि जवाब किधर भी दो, मेरी तरफ देखो, मेरे माध्यम से खड़गे जी के पास सीधा पहुंच जाएगा।
बार बार उधर समझा रहे, उधर नहीं संविधान जी, अरे क्या नहीं, ये तंबीदुराई जी उनका झगड़ा लाके यहाँ ला रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ उनको, वो अरे डाइवर्ट नहीं कर रहे भाई, चुप बैठो। डाइवर्ट क्या कर रहे तुम? आप डाइवर्ट नहीं कर रहे, आप जरा सुनो। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, मैं बहुत अपने आप को शीशे में देख कर आता हूं कि आप मुझे ही देखिए। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पूरा सदन देखता है और मैं भी लगातार आपकी ओर देखता रहता हूं, क्योंकि आपसे भी बड़ी अपेक्षाएं हैं देश को। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे, बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को, तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सहित सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देके हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं, उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भी चिंतित है, इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, किसानों को सब्सिडी के साथ पूरा खाद देने में ये सरकार ने ना तो कोताही की है, ना आगे करेगी। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। वीरेंद्र प्रसाद वेस्ट से सप्लीमेंट्री नंबर 3। I am calling you honorable member. Thank you very much, sir. Honorable Minister very rightly said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government has given priority to organic sector. More use of urea, more use of fertilizer, really harmful the Thamudiraji is very rightly said for the human being and animal also. So organic farming is the core of the hour, sir. Northeastern region, each state belongs to the northeastern region, is the hub of organic farming, sir. I want to know from Honorable Minister, how many money has allotted for organic farming in our country, and especially I want to know what percentage of money allotted for northeastern region state, each state of the northeastern region, because Honorable Prime Minister always given important, Honorable Minister, always given to the organic farm, and he always recognized the contribution of each state of the northeastern region in our organic farming. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जैविक खेती के बारे में बताया है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अब की बार जो तीसरा कार्यकाल उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने इस देश के अन्नदाता के लिए सबसे पहले कलम चली है, और वो चाहते हैं कि इस धरती माता को बचाना। इसलिए जैविक खेती के ऊपर उन्होंने अब की बार, मैंने पहले निवेदन किया था, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इसके लिए इन्होंने 3 योजना बनाकर और काम किया है। और पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष तौर से उन्होंने हर हाल में कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्योंकि ऑर्गेनिक खेती विशेष तरह से होती है, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है। सभापति महोदय, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे आईसीआर ने और हमारे वैज्ञानिकों ने, सभापति महोदय मैं आपका ध्यान मैं चाहता हूँ कि उन्होंने सोल हेल्थ कार्ड के लिए और
इसमें मिट्टी परीक्षण के लिए उन्होंने एक नई तकनीकी चालू करी है, ताकि अनपढ़ व्यक्ति, माननीय सदस्य ने ये कहा था कि किसान, आपको पता है, अशिक्षित है, वो जानते नहीं है, तो अब हमारी लैब में, कृषि मंत्रालय में 16 हेल्थ कार्ड के तहत, हाँ जवाब मैं दे रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा इजी, आप पढ़े लिखे हो, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कैसे मिट्टी का परीक्षण रिपोर्ट कैसे आती है, उसका ना कहाँ परीक्षण, उसने मिट्टी का परीक्षण करवाया, कौन सा स्थान है जो मिट्टी परीक्षण कराने वाला, उसका नाम, एड्रेस, सारे सब कुछ, और उसमें अनपढ़ आदमी भी क्या उपलब्ध नाइट्रोजन है कि नहीं है, उसमें पीएच की क्या स्थिति है, उसमें उपलब्ध सल्फर है कि नहीं है, उपलब्ध आयरन है कि नहीं है, फास्फोरस है ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल इन्वर्ट, मैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बताऊंगा, परंतु कहा गया इसके लिए उपलब्ध मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन, कार्बन, पोटेशियम, जितने भी कोई है उसके लिए सिफारिश सलाह दी जाती है, और संकेत के माध्यम से पता लग जाता है कि आखिर क्या स्थिति है। इसलिए सभापति महोदय, उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 2.15 लाख इससे किसान लाभान्वित हुए हैं, और उसके अलावा 15,000 से भी ज़्यादा को पूर्वोत्तर राज्यों में 1270 जो वहाँ सेंटर बनाए गए हैं, और वहाँ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या फायदा हो सकता है, 1.85 लाख हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक खेती के लिए उसमें लाभ देने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने काम किया। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती सीमा द्विवेदी। पहले तो मैं आभारी हूँ महोदय, आपने मुझे सवाल पूछने का अवसर दिया। एक सेकंड, पहले तो मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी शुद्ध किसान हैं और कृषि को पूरा समझते हैं। मैंने एक एक बात सुनी है उनकी, और आपसे पूछूंगा फिफ्थ सप्लीमेंट्री, मैं आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दिस। आप किसान नहीं, आप हमारी आदर्श किसान हैं। आई एम कमिंग। हाँ सीमा जी। माननीय सभापति महोदय, मेरी जिज्ञासा, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, किसानों की आय भी वृद्धि हो और धरती माता भी सुरक्षित रहें, इसको ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती की तरफ बढ़ाने का किसानों का जो ध्यान आकर्षण किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय, जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन के तहत जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों की 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता डीबीटी के माध्यम से ऑन फार्म जैविक उर्वरकों के लिए प्रदान की जाती है। महोदय, मेरा सवाल यह है कि अब तक देश में कितने किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर डीबीटी के माध्यम से सहायता दी गई, और निचले स्तर पर जो आम किसान हैं उनको जैविक खेती की जानकारी हो, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार के लिए किस तरह का माध्यम चुना गया, खास करके उत्तर प्रदेश में कितनी सहायता राशि दी गई, इसकी मैं जानकारी माननीय मंत्री से चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए हमारी कृषि मंत्रालय ने, भारत सरकार ने समय समय पर सभी को मदद देने के लिए, क्योंकि किसान को जितनी दे उतनी कम है, उसके लिए उत्तरी पूर्व क्षेत्रों के लिए और सभी राज्यों के लिए, और विशेष तौर से 70,000 मैंने पहले बताया था, कृषि सखी परिषद किया गया, स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर 7 लाख प्रदर्शन, 53 लाख किसानों को 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए। इसके अलावा यदि जैविक खेती करें उसके लिए 4,500 रुपये पर एकड़ किसान को देने का प्रावधान रखा गया है, और ताकि वो जैविक खेती की ओर और प्राकृतिक खेती की ओर जाएं। इसलिए पूरे देश भर में
6 करोड़ 22 लाख किसानों को इसमें रजिस्टर्ड किया गया और 2 करोड़ 15 लाख पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इसके लिए लाभान्वित करने के लिए दिया गया है। और जैविक खेती के लिए 4,500 रुपये पर एकड़ तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा 400 रुपये पर महीने जो जैविक खेती करेगा उसके लिए भी किसान को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा गया है। 5th सप्लीमेंट्री, रेणुका चौधरी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप चौंक जाते हैं कि मैं सवाल पूछूंगी तो मुझे किसानी नहीं आती है। मैं धरती माँ के तरफ से पूछ रही हूँ सवाल सर। मुझे लगता है सबसे ज्यादा भागीर जी को आती है। हाँ, सबसे ज्यादा खेती का मामला भागीर जी को सबसे ज्यादा आता है। सर आपने मेरे मुकाबले में कभी देखा नहीं। 50 साल से मैं इनको खेती करते हुए देख रहा हूँ। सर मेरे 50 साल से ज्यादा और थोड़ा उम्र ज्यादा है, आपको मगर मैं भी क्रेडिट दे चलाई देंगे। हूँ। भागीर जी आप नंबर 2 हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पुनुकुला ग्राम खम्मम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में नॉन पेस्टिसाइड फार्मिंग कपास का मैंने शुरू की। पूछ लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। और उसका वैल्यू एडिशन। रेणुका जी, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरी मेंबर ऑफ द हाउस। मैं किसान हूं सर। डिफरेंस सर। बिटवीन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, मैं उसी का सवाल पूछ रही हूँ। नॉन पेस्टिसाइड फार्मिंग इज नेचुरल सर। तो सर सवाल ये है, देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, शॉर्टेज है। और उसका किसान का जो खाद हम बनाते हैं, हम अपने आप बनाते हैं, जो भी ये बता रहे हैं, हम अपने आप वर्मी कॉम्पोस्ट और ये सब हम बनाते हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस का क्या सहूलत दिए हैं? कहीं बार अब महाराष्ट्र में पॉली हाउस फार्मिंग चला, जहां प्रोड्यूस बहुत सारा आ गई, बट बिकॉज ऑफ नो फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस किसान नुकसान में आ जाता है। ऑर्गेनिक का आप ऑल इंडिया लेवल पे यू हैव टू हैव अ रजिस्ट्रेशन। अभी जो बिंगा टेढ़ा भिंडी तोरी मार्केट में आ जाता, ऑर्गेनिक नाम पे छाप के बेच रहे हैं, वो 40 गुना रेट बढ़ाकर। हमारी डिमांड यही, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। बहुत सारा कम हो गया है आपका इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। आप ऑर्गेनिक किसानों के लिए आगे जाके फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या दे रहे हैं, उनकी वैल्यू एडिशन पे दाम कितना बढ़ा सकते हैं, एंड ऑल इंडिया सर्टिफिकेशन फॉर रिकग्नाइजिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ये भी होना चाहिए, जहां हेल्पलाइन और नंबर नहीं। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं अभी भी खुद खेती करता हूं। मैंने बैलों से खेती करी है और आज भी मैं खेती करता हूं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता है किसान का क्या दर्द है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जैविक खेती के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सभापति महोदय, जैविक खेती रूपांतरण खेत के बाहर इनपुट के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये दिया जा रहा है। और परीक्षण क्षमता निर्माण के लिए जैविक खेती की प्रथाओं को परीक्षण देने के लिए मैंने पहले कहा था 4,500 रुपये प्रति किसान दिए जा रहा है। पीजीएस प्रमाण किसानों के लिए जैविक प्रमाण पत्र के लिए भी 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टर 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें दस्तावेजीकरण, सरमुखी तैनाती उसमें भी शामिल है। किसानों के समूह को विपणन गतिविधियों के लिए समर्थन के लिए राज्यवार 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टर 450 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। खेर योजना किसानों के समर्थन के लिए जो किसान योजना में शामिल नहीं है, उनको भी प्रेरित करने के लिए जैविक प्रमाण के लिए 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टर 2,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। जैविक उर्वरक को राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन में जोड़ा गया है और इसके लिए जैविक उर्वरकों को पंजीकृत भी किया जाएगा। और मेरा इतना निवेदन है कि पहले मैंने जो वो करोड़ बताया था, वो करोड़ नहीं होके वो लाख की 6,22,000 किसान हैं जिनको इसे जोड़ा गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 124 श्री अनिल कुमार यादव मंदाजी।
सर सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री अनिल कुमार यादव मंदादी। सर अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है सर, फिर भी मैं बहुत जल्दी से मेरा सवाल पूछ देता हूँ सर। हो गया, बोलिए सर। एज पर द रिप्लाई गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड Hyderabad Bangalore Industrial Corridor in the year 2020 sir. Now we are in the last month of 2024. Even after 4 years of the announcement, the project of the government could not tell the time by when the project will be operational sir. Sir, my first supplementary sir, I would like to know from the minister what is the status of appointment of EBC contractor of Hyderabad Bangalore Industrial Corridor project sir. ऑनरेबल मिनिस्टर। इन्होंने तो 2007 में ये स्कीम लाए थे, 2014 तक 7 साल तक इस पे कुछ नहीं किया। चुनाव आया 14 में तो जनवरी 14 में तैयार हुए और कुछ अनाउंसमेंट कर दी। तो क्या पूछ रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर वास्तव स्थिति ये है कि 2020 में तो कॉरिडोर अनाउंस हुआ था। जो नोड है इंडस्ट्रियल नोड वो अभी 28 अगस्त को अनाउंस हुआ है, इसी साल 2 महीने पहले। अब आंध्र प्रदेश सरकार और हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो इसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का टेंडरिंग करेगा। हम हर एक चीज पारदर्शिता से करते हैं, कोई आधा अधूरा किसी को कोयले की खदानों की तरह कुछ बांट दिया, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बांट दिया, वो हमारा काम नहीं है, स्टाइल नहीं है। तो पारदर्शिता से ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट आंध्र प्रदेश की सरकार चुनेगी, टेंडरिंग होगा, उसके बाद उस पर काम होगा। आप कॉरिडोर और नोड उसके बीच में पहले डिफरेंस समझिए। कॉरिडोर एक पूरा रीजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरा कॉरिडोर होता है और उसके अंदर नोड क्या होते हैं। क्वेश्चन आवर ओवर। 0 आवर श्रीमती ममता ठाकुर। क्वेश्चन आवर ओवर। ऑनरेबल मेंबर्स, क्वेश्चन आवर ओवर। I am taking 0 hour. শ্রীমতী মমতা ঠাকুর। মেলা হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক মানব ধর্ম সভাগুলির মধ্যে একটি। আকারে এটির স্থান শুধু